गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ वर्चुअल क्लास ऑफ फिजिक्स। आज के वीडियो में आप लोग बीट्स के बारे में पढ़ेंगे। बीट्स देखिए, जब दो वेव्स सेम मीडियम में और एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो उनके सुपरपोजिशन से जो नई वेव बनती है उसकी इंटेंसिटी अल्टरनेटिवली इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ऐसा साउंड वेव्स में होता है। साउंड वेव्स में ये रैपिडली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने के प्रोसेस को ही हम बीट बोलते हैं, और एक इंक्रीज और एक डिक्रीज मिलकर के एक बीट कॉन्स्टिट्यूट करता है। देखिए, आप जानते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स, अगर कोई भी वेव मीडियम में आगे ट्रेवल करती है तो उस वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। यहाँ पर दो प्रोग्रेसिव वेव हैं। बीट्स की फॉर्मिंग के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन है कि उनकी जो दो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर होता है तो बीट्स नहीं बनते। बीट्स सुनने में हमको कुछ इस तरह से लगते हैं कि जैसे साउंड वेव्स में उतार और चढ़ाव होता है, यानी कि अगर एकदम से साउंड हमको तेज़ सुनाई दे, फिर एकदम धीमा सुनाई दे, फिर तेज़ सुनाई दे, फिर धीमा सुनाई दे, ये अल्टरनेटिवली अगर होता है तो इस तरह से हम बोलते हैं कि बीट्स जनरेट हो रहे हैं। तो जब दो वेव्स मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं उनमें से एक वेव का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t, y1 इक्वल टू, और सेकंड वेव का इक्वेशन हो जाएगा y2 इक्वल टू a साइन। अब इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ओमेगा 2t। एम्पलीट्यूड्स इनके बराबर होंगे। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a साइन ओमेगा का फार्मूला क्या होता है 2 पाई f। 2 पाई f भी कहते हैं, 2 पाई n भी कहते हैं। यहाँ पर f या n फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम n1 कह देते हैं, n1 स्मॉल इक्वल टू a साइन 2 पाई n2 स्मॉल 2। अब इनका सुपर पोजिशन होगा। सुपर पोजिशन का मतलब ये दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब सुपरपोज होकर के जो नई वेव बनेगी उसका जो उससे जो किसी मीडियम के पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा, यानी कि y इक्वल टू y1 प्लस y2 यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ से देखिए इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। y इक्वल टू, यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों में a है तो कॉमन आ जाएगा a, इन ब्रैकेट साइन 2 पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t। यहाँ पे आपका फार्मूला बन जाएगा साइन c प्लस साइन d। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा फार्मूला ये क्या होता है, 2 साइन 2a हो गया साइन c प्लस d अपान 2 होता है। तो c के प्लेस पर ये है, d के प्लेस पर ये है, तो c प्लस d अपान 2 जब हम करेंगे तो हमारा 2 पाई और t कॉमन है, तो 2 पाई इन ब्रैकेट n1 प्लस n2 अपान 2 और t ही कॉमन ले लिया, इंटू कॉस c माइनस डी अपान 2, c माइनस डी मीन्स 2 पाई n1 माइनस n2 अपान 2 मल्टीप्लाइड बाई t। यहाँ से अगर हम 2 और
और कॉस का जो भी टर्म है उसको एक साथ ले लें और उसको कांस्टेंट मान लें। लेट r इक्वल टू, सपोज दैट r इक्वल टू 2a cos का जो फैक्टर है cos 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 अपान 2 मल्टीप्लाइड बाई t। तो यहाँ पर r अगर हम उसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू कैपिटल R साइन 2 पाई n1 प्लस n2 अपान 2 इंटू टी। यहाँ पे हमने r के प्लेस पर ये 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपान 2 इंटू टी को हमने r लेट कर लिया, तो यहाँ पे r आ गया। r इसलिए लेट किया क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है प्रोग्रेसिव वेव की उसमें साइन होता है, तो cos वाला टर्म और उसके साथ में जो भी हमारा बच रहा था कांस्टेंट, इसको सबको हमने r मान लिया। अब ये जो इक्वेशन आई है ये आपकी थर्ड जो सुपरपोजिशन के बाद में थर्ड वेव है, दोनों वेव के सुपरपोजिशन से मिलके बनी हुई है, उसकी ये जनरल इक्वेशन है जिसका एम्पलीट्यूड r है। r के मैक्सिमम होने के लिए फॉर r मैक्सिमम रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है कि r इक्वल टू प्लस माइनस 1 होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब प्रोग्रेसिव वेव होती है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऊपर की तरफ क्वाड्रेंट में जो इसका एम्पलीट्यूड है आप देख रहे हैं वो मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो प्लस माइनस 1 r की वैल्यू, तो r के प्लेस पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 2a cos 2 पाई, तो cos की जो वैल्यू है यानी कि प्लस माइनस 1 का मतलब जो ये हमारी cos की वैल्यू है वो ये प्लस माइनस 1 के इक्वल हो जाएगी, मीन्स 2a cos 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 अपान 2 इंटू टी इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब cos में आप जानते हैं यहाँ पर 2a को हम यहाँ पे कांस्टेंट ये नहीं लेंगे क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू या तो प्लस 1 हो सकती है या माइनस 1 हो सकती है, तो cos की जो भी वैल्यू है इसको हम प्लस 1 या माइनस 1 कहेंगे। अब cos में प्लस 1 या माइनस 1 वैल्यू किस एंगल की आ सकती है, आप देख सकते हैं 2 पाई n1 माइनस n2 अपान 2 इंटू टी इक्वल टू cos पाई की वैल्यू आप जानते हैं, cos पाई की वैल्यू आपकी होती है -1। cos पाई मीन्स 180, cos पाई की वैल्यू -1 होती है। और ऐसे ही cos 2 पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो +1 होगी, cos 3 पाई की वैल्यू -1 अगेन। तो इस तरह से cos n पाई हम यहाँ पे cos n पाई जनरलाइज करते हैं इसको, तो cos n पाई। अब दोनों साइड से अगर हम कंपेयरिंग करें तो कंपेयरिंग से हमको क्या मिलता है, देखिए कंपेयरिंग से हमको मिलता है cos ये हम हटा करके कंपेयर करके जो पार्ट्स हैं वो लिखेंगे, तो 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 अपान 2 इंटू टी इक्वल टू n पाई, ये हमारा आ जाएगा। यहाँ से पाई कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब स्मॉल टी आपका ये आ जाता है n अपान n1 माइनस
N2 for n equal to 1 2 3 सो ऑन। अगर हम देखें तो टाइम की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 अपान n1 माइनस n2 कॉमा 2 अपान n1 माइनस n2 कॉमा 3 अपान n1 माइनस n2 कॉमा सो ऑन। यहाँ से अगर हम डेल्टा टी फाइंड करना चाहें, डेल्टा टी तो क्या हो जाएगा आप देखिए, चाहे हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें क्योंकि ये सीरीज है, चाहे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दें, हमको डेल्टा टी कहीं से भी मिल जाएगा। तो हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है n1 माइनस n2 दोनों में, तो यहाँ 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 अपान 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 अपान n1 माइनस n2, ये डेल्टा टी आ गया। डेल्टा टी आपका जब हमको मिल गया है तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी स्मॉल बी से डिनोट होती है। स्मॉल बी इक्वल टू, आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे ये टाइम पीरियड ही है आपके पास, टाइम डिफरेंस, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 अपान डेल्टा टी मीन्स n1 माइनस n2। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के इक्वल होती है। अब अगर हम देखें कि R के मिनिमम होने के लिए, फॉर R मिनिमम, अगर R मिनिमम है तो यहाँ पर आपने R की जो वैल्यू देखी थी, R इक्वल टू 2a cos n पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 अपान 2 इंटू टी, ये था। तो इसके मिनिमम होने के लिए cos का जो भी मल्टीपल है, cos का एंगल है, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो फॉर r बिकम 0, r इक्वल टू 0 मीन्स फॉर r इक्वल टू 0, 0 क्या होना चाहिए, 2a तो 0 कांस्टेंट है, वो तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब cos का जो एंगल है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर r इक्वल टू 0 cos n पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 अपान 2 इंटू टी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि 0 जैसे cos पाई बाई 2 यानी कि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम cos 3 पाई बाई 2 की बात करें तो वो भी 0 होगी, cos 5 बाई 2 की बात करें तो वो भी 0 होगी। यानी कि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हमको 0 वैल्यू देता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं cos n पाई n1 माइनस n2 अपान 2 इंटू टी इक्वल टू, ऑड नंबर क्या होता है आप जानते हैं, cos ऑड नंबर 2n प्लस 1 होता है, 2n प्लस 1, और इसका पाई बाई 2 साथ में मल्टीपल में लगाएंगे तो हमको ये 0 मिलेगा। यहाँ से कंपेयर करते हैं, cos से cos को हटाते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है n पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस, ये आपका n पाई नहीं था 2 पाई था, ये 2 पाई था आपका, 2 पाई यहाँ पर 2 पाई कर रहे हैं, n1 माइनस n2 अपान 2 इंटू टी इक्वल टू
2n+1 इंटू π/2। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 ये कैंसिल होता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये आता है स्मॉल t इक्वल टू 2n+1 अपॉन 2 टाइम्स n1 माइनस n2, 2 टाइम्स n1 माइनस n2। यहाँ से t की डिफरेंट वैल्यूज हमको मिल सकती हैं। t की डिफरेंट वैल्यूज क्या हो जाएंगी, देखिए t की डिफरेंट वैल्यूज क्या हो जाएंगी। फॉर n इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, तो जब हम इसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 अपॉन ये 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 कॉमा, फिर जब हम n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहले हम 0 भी रख सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, n इक्वल टू 0 ले सकते हैं, तो 0 लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन आएगा। अब 1 अपॉन 2 n1 माइनस n2, और जब हम 1 लेंगे तो 3 अपॉन 2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2, और जब हम n इक्वल टू 2 ले लेंगे तो ये 5 अपॉन 2 ब्रैकेट n1 माइनस n2 ये आएगा। तो देखिए यहाँ से डेल्टा t फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा t किसी भी दूसरे टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस कर दें, इसे हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, 3 अपॉन 2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 और माइनस 1 अपॉन 2 n1 माइनस n2, ये हमने माइनस किया। तो डेल्टा t इक्वल टू, देखिए इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2, ये कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या बचा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब 2 हो गया, यानी कि डेल्टा t इक्वल टू 2 टाइम्स 2 अपॉन 2 n1 माइनस n2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 अपॉन n1 माइनस n2। तो डेल्टा t फिर हमको n1 माइनस n2 मिल गया, तो पहले की तरीके से एज अबव बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बीट फ्रीक्वेंसी स्मॉल b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डेल्टा t इक्वल टू n1 माइनस n2। तो चाहे हम r की मिनिमम वैल्यू लें चाहे मैक्सिमम वैल्यू लें, हमको बीट फ्रीक्वेंसी क्या मिलती है, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स, यानी कि जो भी हमको जिन वेव्स से के सुपर पोजीशन से बीट्स बन रही है उनकी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के इक्वल होती है बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग रिवीजन पूरे सिलेबस का करेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।